साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, हमने बताया था कि लुसेंट जो ये वाली जो किताब ये मेरे सामने में खुला हुआ है, इस किताब को मैं आपको 15 दिन में करवाने वाला हूं। और शायद मैंने आप लोग को टॉपिक भी बोला था कि किस टॉपिक को करना है, और उसी टॉपिक को करते हुए हमने पूरा जो है भारतीय संविधान को हमने ख़त्म किया अभी 2 दिन में। बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे जो पहली बार किए होंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए। जो आपको बोला जा रहा है ना, वो आप कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से हो जाएगा। और मैंने बोला था कि आपको मैं एक फाइनल वीडियो भी दूंगा, जिस वीडियो 1 या 2 वीडियो या 3 वीडियो में, जिसको मैं आधा घंटा से कम का रखने वाला हूं, उसमें आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो उसी वीडियो का ये सीरीज है, पहला सीरीज। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लुसेंट डे 1, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन संविधान वाला ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम सब कुछ लिख दिए हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो टॉपिक है, टॉपिक भी हम लिख दिए हैं। जो भी टॉपिक आप आया है उतना टॉपिक को हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। और चूंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है और कम चीज़ लिख पाए हैं, और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको बोला था कि बहुत ही कम समय में करूँगा। थोड़ा सा वीडियो सॉल्यूशन में हो सकता है कि 30 वीडियो या 40 वीडियो, जो जितना भी वीडियो बन जाए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको किसी भी एग्जाम को में जाने से पहले आप इस वीडियो को देख के चल जाइएगा तो समझ जाइएगा कि लुसेंट किताब को ही पढ़ के हम गए हैं। क्योंकि इस किताब के अलावा मैंने बहुत ही कम शब्द इसमें ऐड किए हैं बाद में, कि जो इस किताब में हूबहू यहाँ पर लिखा गया है, और बहुत सारी चीज़ जो लिखा हुआ नहीं है इसमें, उसको मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। आपके पास तो लिखा हुआ है ही, ठीक है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आप चाहे तो ले सकते हैं। तो देख लीजिए, ये जो है भारतीय संविधान के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो इसमें टोटल मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 टॉपिक यहां पर आप आए हैं, और आज इसी को मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपका यहां पर आता है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर ऑफलाइन भी मतलब चलता है, बस 10-5 छोटे छोटे अपने बच्चे हैं, और उन्हीं लोग को मैं यहाँ पर चलाता हूँ लोहार लेन पटना में। तो यदि आप भी हैं और टेस्ट स्पेशल टेस्ट वगैरह लगाना है तो आप आ सकते हैं। बाकी आप तो हमसे ज़्यादा जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है एक ही बार नहीं बन गया है, और ये जो इतना मोटा बुक देखते हैं कि इसके लिए अलग अलग जो है बातें आई है, और अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें आई है। वही चीज़ जो आपके किताब में उसी को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि एक होता है गवर्नर, एक होता है गवर्नर जनरल, एक होता है वायसराय, एक होता है फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ये सारा का सारा चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है ना, कि कंपनी तो ऐसे यहाँ व्यापार करने के लिए आई हुई थी, वो कंपनी बक्सर के युद्ध पे करते हैं, भारत पर आधिपत्य हो जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, अपना अधिकार फैलाकर जो है शासन करने की कोशिश करता है, ठीक है। राजनीतिक और व्यापारिक दोनों चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो उस समय में, जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री का पावर होता है, उसी समय में जो है बंगाल चूंकि हमेशा से एक उपजाऊ क्षेत्र रहा है, इसीलिए बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और बहुत अधिक उपजाऊ भी है। ये पहले से बहुत पुराना से है, इसीलिए सबसे ज्यादा धनाढ़ क्षेत्र था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वो 1764 के युद्ध के बाद सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बनता है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। 1764 की बात है। जब क्लाइव साहब जाते हैं तो 1772 की बात आती है, ठीक है। 1772 में जो कौन बनते हैं, 1772 में बंगाल का गवर्नर कौन बनते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर जनरल को फिर से बंगाल का गवर्नर जनरल बोला लगा। पहले गवर्नर बोला जाता था, फिर गवर्नर जनरल, जिसको हेस्टिंग्स साहब बोले, हेस्टिंग्स साहब बने बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 ईस्वी में बनते हैं, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल 1833 से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल ही क्या करते थे, पूरे भारत पर जो है शासन करते थे, ठीक। 1857 के क्रांति के बाद जो है जब क्राउन का मतलब होता है कि वहाँ का जो प्रिंस वगैरह है, राजकुमार या राजकुमारी जो शासन करते थे, उसको वो क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय का पद दिया, जो क्या करता था, वायसराय डायरेक्ट जो है महारानी के अटैच में रहता था और सारा का सारा वहाँ पर काम करता था। तो इस प्रकार से भारत का जो है प्रथम वायसराय कौन होगा, कैनी। एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, यदि पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा, तो जो यहां का पहले होगा प्रथम गवर्नर जनरल जो है अंतिम हुआ होगा वहां पर। ये चीज आप अपने से दिमाग लगा कर लीजिएगा। जैसे बोलेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है,
तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अंतिम गवर्नर जनरल केन्या। प्रथम गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। हालांकि जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ पर वायसराय के पद को हटाकर, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय पर क्या किया, फिर से वायसराय को हटाकर जो है गवर्नर जनरल का ही पद ला गया। और इस हिसाब से आप सुनते होंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये चीज था आपका फालतू चीज, इसलिए इस चीज को अब इससे आगे का आपका जो पहला टॉपिक दिया हुआ है कि भारत का संवैधानिक विकास। देखिए अब 3-4 शब्द हम लोग सुनते हैं। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट। हम लोग भूल जाते हैं ये जो नियम आया ना, अलग अलग नियम अलग अलग समय पर आता है, इसीलिए नाम पहले हम लोग देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, फिर सबके बारे में चर्चा भी करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लिखा हुआ मत खोजिएगा। मैं जो आपको बोलूंगा ना उस बोल के ही आप हर एक, क्या होता है कि हमारा दिमाग किसी चीज को तब ज्यादा कैच करता है जब हम सामने में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ठीक है, और देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है। इसलिए मैं बोलूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिए, किताब एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आपको फायदा होगा ही। देखिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, फिर जो है पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर चार्टर अधिनियम आ जाता है, भारत चार्टर अधिनियम या चार्टर अधिनियम आता है। ये 4 बार आता है, 1793 में, 1813 में, और 1813, 33 और फिर 53। और जब ये भी 1853 के बाद समाप्त हो जाता है तो भारत शासन अधिनियम आता है, जो 1858, 1861, 73, 92, 1909, 1919, 1935 और सबसे अंतिम में जो आता है भारत शासन अधिनियम। ये चीज आप देख रहे होंगे 1947। इसके बाद कोई अधिनियम नहीं था भारत, उसके बाद तो हमारा देश आजादी होता था, फिर हम लोग स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री सब बनाकर क्या किया, शासन करने लगे। ठीक है, तो पहला ये था। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा आप लोग को कुछ यहाँ पर देखिए बताते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है सबसे पहले ये 1773 ईस्वी में आता है। कब आता है, 1773 ईस्वी में। देखिए कम लिख के ही हम अधिक से अधिक बात बोलेंगे, सब किताब में लिखा हुआ है, आपको अलग से कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो रेगुलेटिंग 1773, इसका मेन कारण क्या था कि ये जो 1764 ईस्वी से लोग, चूंकि उस समय पे नया नया शासन हाथ लगा था, तो क्या किया था कि उसका जो अधिकारी था, अब मान के चलिए वहां का जो जनता कोई काम करवाता था तो उसको, अब किसी का मुख्य पैसा मछली पालन करना है तो उससे क्या करते थे, उपहार के रूप में मछली वगैरह ले लेते थे। ठीक है, तो कंपनी क्या करते थे, छोटे छोटे काम के लिए बड़े बड़े घूस वगैरह लेने लगते, तो उसी पर नकेल कसने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के अधिकारियों और प्रशासन विभाग, प्रशासन में जो काम करते थे उस पर नकेल कसने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आता है। ठीक है, उस समय में, जिस समय में 1773 ईस्वी में आता है, उस समय में जो वारेन हेस्टिंग्स साहब जो है उस भारत के जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स साहब गवर्नर थे। फिर 1772 में ही जो है इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। इस प्रकार से बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इसके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया हेस्टिंग्स साहब के द्वारा, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था कि ये अलग अलग मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में भी, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल खून चूसने वाला नहीं था, पढ़ाई लिखाई का भी काम किया था, मतलब जन कल्याण वाला भी काम किया था। ठीक है, और इन 1781 में क्या करते हैं ये, प्रथम बार अपने बंगाल में जो है मदरसा की स्थापना करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना इन्हीं के शासनकाल में कोलकाता में किया जाता है, जिनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे साहब बनते हैं। इसके साथ साथ संस्कृत कॉलेज वगैरह और भी चीजें जो है खोली जाती है। ठीक है, और भी अलग अलग काम इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेन काम है 1781 में जो है मदरसा, भारत का प्रथम मदरसा शिक्षा के लिए, मुस्लिमों के शिक्षा उत्थान के लिए, कहां पर, बंगाल में। और प्रथम भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कि बंगाल में था, 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में जो बंगाल में स्थापित किया गया था। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी एक छोटा सा ही था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है ये 1784 ईस्वी में आता है। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में ही जो है आता है। इस पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में सबसे पहले समझिए। अब जैसे जैसे प्रशासन का काम बढ़ता है, इनका क्षेत्र बढ़ता है, तो इनको शासन करने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग पद का सृजन करना पड़ता है। उसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब दो प्रकार से कोई भी काम होता है। ठीक है, एक तो आपको काम करना पड़ेगा, एक पैसा वसूलना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो प्रकार के काम हो गए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पिट्स इंडिया एक्ट से बने थे 1784 में, उनका काम क्या था कि राजनीतिक जो भी व्यापारिक काम है, व्यापारिक काम का देखना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या था, ये आपको राजनीतिक काम को देखना। और इस प्रकार से ये पिट्स इंडिया एक्ट खत्म हो जाता है, आगे बढ़ता है। कंपनी
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना, तो अकबर के शासनकाल में 1764 से 1773 फिर 1784 तक जो है डायरेक्ट क्या करती है, फर्स्ट क्लास अपना जो है शासन प्रशासन का काम चलाती है। लेकिन अब उनका क्षेत्र बढ़ गया था, शासन का क्षेत्र बढ़ गया था, तो फिर जो है ये एक्ट वगैरह ना ला के चार्टर अधिनियम लाए। और इन चार्टर अधिनियम में जब भी ये चार्टर अधिनियम लाए तो इन चार्टर अधिनियम में एक बात क्या कहा गया कि ये जो कानून बनेगा ये सब जो था प्रत्येक 5 वर्ष या 10 वर्ष पे 7-8 वर्ष पे बनता था। लेकिन ये चार्टर अधिनियम में एक ही बात बोल दिया गया कि प्रत्येक 20 वर्ष ये जो कंपनी है 20 वर्ष जो है पैसा वैसा कमाएगा, 20 वर्ष के अंतिम में क्या करेगा, ब्रिटिश सरकार को यहाँ से पैसा भेजता ही रहेगा। उसके बाद फिर जो ब्रिटिश सरकार उसको 20 साल का अधिकार देगा, 20 साल का अधिकार देगा। इसलिए जब भी लूसेंट में देखते थे क्रमबद्ध रूप से तो रहता तो है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि क्या रहता है। इसीलिए चार्टर अधिनियम में 20-20 साल, पहले 1773, 1774 और 1784, उसके बाद चार्टर अधिनियम में देखिए 1784 के बाद जो है 93 रहा, 93 से 20 साल जोड़ेगा 1813, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1853 तक तो चार्टर अधिनियम था। फिर उसके बाद नाम बदल जाता है भारत शासन अधिनियम। तो देखिए ये जो चार्टर अधिनियम था 1793 में, इसका सबसे पहले जो चार्टर अधिनियम था, ठीक है, भारत चार्टर अधिनियम 1793 का, इसमें क्या किया गया, अभी तक तो क्या करता था, कंपनी कमा के इंग्लैंड ले जाता था, उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो भारत में इनके काम करते थे, इनके जो सदस्य काम कर रहे थे, उनको इंग्लैंड से पैसा भेजा जाता था, इंग्लैंड के सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा। इन अधिनियम 1793 के तहत क्या किया गया कि भारत में ही कमा के भारत के पैसा से ही जो है इनके अधिकारियों को जो है वेतन दिया जाने लगा। किसमें, भारत चार्टर अधिनियम 1793 में, ठीक है, बस इसमें इतना ही। उसके बाद 1793 में जब आप 20 जोड़ दीजिएगा तो क्या होता है 1813। इन 1813 में कुछ भी महत्वपूर्ण है, जो बता रहे हैं वही महत्वपूर्ण है, शायद आपकी किताब में थोड़ा सा कम उल्लेख है। देखिए इस 1813 में क्या किया गया, सबसे पहले चूंकि इनका धीरे धीरे 10 साल 20 साल 40 साल क्षेत्र बढ़ रहा था, तो उनको क्या किया, आदमी का जरूरत। अब इंग्लैंड में से आदमी कहाँ लाएगा, यहीं से आदमी को जो है सोच रहा था कि करे, लेकिन यहाँ का आदमी उस समय में कम पढ़ा लिखा होता था। ये किया क्या कि मैं इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, पढ़ाने लिखाने के बाद जो है इनको नौकरी दूंगा, ये काम शुरू किया। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1813 में जो है 1813 में शिक्षा के लिए, शिक्षा पर खर्च करने के लिए भारत में 1 लाख रुपया उस जमाने में क्या किया, 1813 चार्टर अधिनियम के तहत पूरे भारत में जो है 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई। और पादरी समझते हैं ना, जो कि क्रिश्चियन धर्म होते हैं, ईसा मसीह वाले धर्म, वो उनको जो है भारत में आने की जो है अनुमति दे दी। और चूंकि पादरी लोग का एक ही कर्म है, आज भी एक ही काम है, वो जहां जाएंगे लोगों को जो है धर्म परिवर्तन करवाएंगे। तो ये नया बात इनके लिए नहीं है। तो ये उसी समय में 1813 में ही प्रथम बार पादरी भारत आते हैं और बहुत सारे भारतीयों को जो है ईसाई की शिक्षा देते हैं और ईसाई बना के देते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे राजा है, गोवा ले लीजिए, उसके बाद नागालैंड ले लीजिए, इसमें 1% भी अदर कास्ट नहीं है, अदर जाति नहीं है, केवल यहाँ पर कौन है, पादरी लोग ही है, मतलब कि ईसाई धर्म ही है। तो ईसाई धर्म आते हैं और क्या करते हैं, बढ़ चढ़कर जो है धर्म को जो है बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज ध्यान रखना है, शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपया, और ईसाई धर्म प्रचार के लिए जो है 1813 में प्रथम बार जो है ईसाइयों को भारत पर आगमन, और इस प्रकार से ईसाई धर्म का भी पहले। अब फिर से 20 साल के लिए जो है बढ़ा दिया जाता है शासन प्रशासन का काम, चूंकि चार्टर अधिनियम में प्रत्येक 20-20 साल पे बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया, तो 1833 आ जाता है। 1833 में सबसे बड़ा बात क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल को नाम चेंज कर उसको क्या नाम कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। क्या नाम कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाते थे जिस पद को, उस पद का नाम हो गया किस, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, कंपनी जो व्यापार करता था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या किया, खत्म कर दिया। ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार क्या किया कि तुम व्यापार नहीं करोगे, तो भाई तुम करोगे क्या, वहां पर भारत में रह के क्या करोगे, तुम्हारा इतना आदमी जो है, तो उनका एक ही काम दिया गया है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम केवल भारत का प्रशासन चलाओ, हम वहां के व्यापार को हम अपने हिसाब से देखेंगे। और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। हालांकि 1813 में ही शुरुआत किया गया था, लेकिन आंशिक रूप से, लेकिन 1833 में पूरा खत्म किया। लेकिन कुछ भारत में दास प्रथा को जो है 1833 के अधिनियम से ही 1843 में पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया। भारत में दासों को खरीदा जाता था, जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आपको खरीद लिया जाता था, आपसे विभिन्न प्रकार के काम करवा जाता था। तो 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में पूरी तरह से जो है हटा दिया गया। इसके साथ साथ लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग भी जो है यहाँ पर प्रथम विधि आयोग 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई।
ठीक है, 1833 के अधिनियम के था। चार्टर अधिनियम का सबसे अंतिम जो है फिर से 20 वर्ष के लिए, चूंकि ये 20 वर्ष के लिए आते थे, 20 वर्ष के बाद फिर से 1853 में, और 1853 में कुछ नहीं, 1853 में कुछ भी नया नहीं है। एक ही यहाँ पर नया है कि 1853 से पहले होता क्या था कि ये जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसके जो उच्च अधिकारी थे उसको क्या करता था कि कोई आदमी जो उसका अपना रिलेशन का था रिकमेंड कर देता था कि वो आदमी बनेगा, भले वो उस लायक हो या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो 1853 के चार्टर अधिनियम से एक ही काम किया गया है कि उस आदमी को, जो नामजदगी वाला बात था, नामजदगी आपकी किताब में लिखा हुआ है, वो जो रिकमेंडेशन था उसको समाप्त कर दिया गया और एक परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा लिया जाने लगा। ठीक है, उस समय में 1853 में क्या हो गया, इंग्लैंड के आदमी ही लेते थे, वही के आदमी भर सकता था। उस परीक्षा के तहत जो पास करेगा, और अलग अलग उसमें चरण होते थे जो पास करते थे, और जो उस योग होते थे 1853 के अधिनियम के तहत जो है अधिकारियों के पद पर और कंपनी में जो है आके अच्छे खासे काम करते थे 1853 के बाद से। ठीक है, ठीक फिर से चार्टर अधिनियम 20 वर्ष के बाद फिर बढ़ा दिया गया, और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि इन लोग का शोषण जो है बढ़ते ही जा रहा था कंपनियों वालों का। तो उस प्रकार से 1857 में क्रांति होती है, और 1858 में फिर से भारत शासन अधिनियम, कोई दूसरा कानून नहीं, भारत शासन अधिनियम 1858 में आता है। और इस 1858 में सबसे पहले क्या कहा गया, सुनिए, कि ये जो था भारत का गवर्नर जनरल जो कि 1833 में था, उसको समाप्त करके इस गवर्नर जनरल का नाम अब वायसराय कहा गया। और ये वायसराय के बीच में कोई दूसरा आदमी नहीं था, डायरेक्ट ये किससे था, इंग्लैंड का जो महाराज था, महारानी थी या क्राउन था, उसके डायरेक्ट इनसे उनका जो है मुलाकात था, बीच में कोई दलाल फलाल कहीं कुछ डायरेक्ट नहीं, उसी को जो है वायसराय का नाम दिया गया 1858 के क्रांति में। और 1858 के चार्टर अधिनियम में उसके साथ साथ इसके साथ साथ जो है इसमें दो चीज और किया गया। दो चीज क्या किया गया, इसमें एक मंत्री पद, जिस मंत्री का आज हम मंत्री परिषद का देखते हैं, 1858 के क्रांति में ही, ये 1858 के अधिनियम में ही मंत्री पद सृजित किया गया। इसमें 8 जो है ब्रिटिश सरकार का रहता था, इसमें टोटल 15 सदस्य होते थे, इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार का और 7 जो है कंपनी का रहता था, टोटल मिला के 15। इसके साथ साथ आज जो भारत में जितने भी सचिव है, चाहे वित्त सचिव हो, फिर सचिव हो, राजस्व सचिव हो, कोई भी सचिव हो, जो भी सचिव नाम का शब्द सुनते हैं, सेक्रेटरी नाम का शब्द सुनते हैं, ये 1858 के अधिनियम के ही लिया गया। और कहीं भी सचिव लिखा हुआ है तो उसका आप मत समझिए कि ये डायरेक्ट करता है। सचिव का एक ही काम होता है, टनटनी को हिसाब किताब करना। सचिव शब्द जहां आ गया समझ जाए कि वो पैसा का हिसाब किताब कर रहा है। ठीक है, तो एक भारत सचिव का भी सृजन किया गया। कब किया गया, 1858 के अधिनियम में। तो 1858 के अधिनियम में सबसे पहले क्या किया गया, तो मंत्री पद जिसमें 15 सदस्य होते थे, उसके बाद एक सचिव पद। ये सचिव पद बैठते कहाँ थे, ये जो 1858 के क्रांति में भारत में तो वायसराय बैठता था, वायसराय, लेकिन ये सचिव कहाँ बैठता था, ये सचिव बैठता था ब्रिटिश का जो संसद है, पार्लियामेंट, लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, वहां पे बैठता था, डायरेक्ट भारत में नहीं बैठता था। ठीक है, वहीं से अपना फरमान करता था। और ये जो सचिव होता था, इसी का शब्द अंतिम होता था, कंपनी का, वहां के महारानी का नहीं। ये जो अपना डिसीजन दे लेंगे, उन्हीं का जो है वहां पर वर्चस्व चलता था। तो इन दोनों पदों का कब किया गया था, 1858 के क्रांति के तहत जो है, 1858 के जो अधिनियम के तहत जो है सचिव, मंत्री पद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था, इन दोनों का क्या किया, चुटकी से समाप्त कर दिया। ठीक है, इन दोनों को क्या किया, हटा दिया। तो इस प्रकार से 1858 के इतना मतलब जानकारी यहाँ से है। फिर आता है 1861 में। तो आज वर्तमान में जो चाहे राज्यपाल साहब हो या चाहे राष्ट्रपति साहब हो, ये जो अध्यादेश मारते हैं, अध्यादेश देते हैं, ठीक है, ये अध्यादेश 1861 के भारत शासन अधिनियम से ही कहीं न कहीं आज भी जो इंस्पायर है, उस वहीं से लिया गया है। 1861 के 1873 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये हम लोग अंडरमाइन कर देते, पढ़ते नहीं है, ये भी क्यों यहाँ पर समझिए। इस अधिनियम में एक बात कहा गया, क्या कहा गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1873 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ये अधिकार दिया कि घोषणा किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया गया था। 73 में घोषणा किया गया और 84 में 1784 में क्या किया गया इसको, 1884 में क्या किया इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है
1892 का अधिनियम। इस 1892 के अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज को सबसे पहले देखिए। यहाँ पर 1892 में है, इसमें आज जो आप अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारूप देख रहे हैं भारत के संविधान में या जहां भी होता है चुनाव, तो उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो आप देख रहे हैं आज वर्तमान के दौर में, ये 1892 का ही जो आज भारत शासन अधिनियम है वहीं से जो है लिया गया, 1892 के शासन अधिनियम से। और 1892 में ही एक चीज और कहा गया कि भारतीय जो कि वहाँ के कार्यकारिणी परिषद में थे उनको क्या क्या कहा गया, या आम जनता को भी बजट पर जो है आपको जो है प्रश्न पूछने की, बजट के बारे में जानकारी लेने की जो है वहाँ पर भारतीयों को अधिकार दिया गया 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक उसी तरह जो है 1909 में आता है भारत शासन, 1909 में आता है सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम इसको बोलते हैं। हाँ, उसके 1892 के बाद 1909 आता है। 1909 में क्या है, इसको हम मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, मार्ले मिंटो सुधार हम इसको बोलते हैं। उस समय में मार्ले कौन था, भारत का सचिव था। ये सचिव पद कब 1858 के अधिनियम से लिया गया है, और मार्ले था। और मिंटो द्वितीय, यहाँ मिंटो कौन था, यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, वायसराय था भारत का। तो मार्ले जो है एक सच पूछिए कि दूसरे किस्म का इंसान था, वो एकता नहीं देखना चाहता था, भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी उसको दबाना चाहता था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो मिंटो साहब वो बुलाते हैं मुस्लिम लीग के कुछ स्थापना से पहले, उन लोग को बढ़ा चढ़ा देते हैं, और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करवा देते हैं। जस्ट 1909 में जो है भारत सांप्रदायिकता निर्वाचन की बात कहा जाता है, और बिल्कुल दबाव देके, क्योंकि वो लोग पहले से तैयार था कि कोई मांगने वाला होगा तभी तो हम उसको देंगे कोई भी अधिकार। मुस्लिम लोग के लिए अलग से निर्वाचन घोषित कर दिया गया। अलग से निर्वाचन का मतलब ये होता है कि उसमें जो सदस्य खड़ा होगा वो भी मुसलमान ही होगा, और उनको जो वोट देंगे वो भी मुसलमान ही होगा। ये प्रश्न मुस्लिमों के लिए 1909 में किया गया था, और इसीलिए मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक ही बोला जाता है। उसके बाद जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। इस चीज को थोड़ा अच्छा से हम लोग को देखना है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम में क्या किया गया कि प्रांत में द्विसदनात्मक, जैसे कि अभी केंद्र है और राज्य है, इस चीज को समझिए। किताब में जो लिखा हुआ हम लोग तो केवल लटे बोले हम समझते हैं। प्रांत का मतलब जो स्टेट है, जो छोटा शासन करा, उसमें द्विसदनात्मक बात कहा दिया गया। उसमें दो आदमी बैठते थे, एक तो उस राज्य का, दूसरा केंद्र का आदमी भी बैठता था। ठीक, कहाँ पर, भारत शासन 1919 में जो है प्रांत को द्विसदनात्मक कर दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर और लिखा हुआ है और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक विशेषता की गई, और प्रथम राज्य परिषद और दूसरा विधान परिषद। तो इसमें जो द्विसदनात्मक था, इसमें पहला का नाम क्या दे दिया गया, इसमें लिखा हुआ, इसको अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। पहला क्या है, प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, दो था। तो राज्य परिषद में कितना सीटों की संख्या कितना था, 60 था, और केंद्रीय विधान परिषद में 144 था, ठीक है। इसके अलग अलग समय का भी बात दिया गया। इसमें एक ही अंतर था कि बजट पर स्वीकृति का अधिकार जो प्रांत वाला था, जैसे केंद्र और प्रांत, उसमें बजट पर बहस करने का अधिकार किसको था, केवल प्रांत वाला को था, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इतना ही नहीं, इसमें एक चीज और यहाँ पर देखा गया। ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इस 1919 में क्या था कि जितने भी पैसा वाला बात है, आपके किताब में दो चीजें और लिखा हुआ है कि आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित जो दो चीजें लिखा हुआ है, तो आरक्षित मतलब क्या होता है कि जिस चीज पे रिजर्व किया हुआ है, जहां जहां से कंपनी को पैसा आ सकता है तो उस पर कंपनी का अधिकार, और जहां जहां से जो है जहां जहां से पैसा नहीं आ सकता, केवल देखभाल, जैसे कि लोक निर्माण विभाग है, जैसे कि हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इस चीज को बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, आरक्षित विषय में वित्त हो गया, भूमि हो गया, अकाल हो गया, न्याय हो गया, पुलिस हो गया, पेंशन हो गया, जलमार्ग हो गया, कारखाना हो गया, सारे के सारे। और हस्तांतरित में क्या है, शिक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, संग्रहालय हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, ये सारे के सारे हो गए। तो ये जो द्वैध शासन व्यवस्था था, केंद्र में द्वैधनात्मक, ये द्वैध शासन व्यवस्था तो 1765 से ही लाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के शासन से ही। और इसके जो जनक हैं, इसके जनक कौन है, इसके जनक है लियोनस कार्टियस। द्वैध शासन व्यवस्था का जनक कौन है, लियोनस कार्टियस। ये 1919 के साथ ही ने 1935 तक चलता रहा। और जब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान ही यहाँ से 35 होता है। अब हम इसके में जो है जब इसमें क्या था, 1919 में क्या था कि प्रांत को स्वायत्ता दिया था। भारत शासन 1919 में क्या है, 1935 में क्या है कि केंद्र में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था था उसको हटा दिया गया।
भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था था उसको समाप्त करके भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था ला दिया, और वो जो आरक्षित हस्तांतरित विषय था वो 1935 में फिर से शामिल हो गया, और केंद्र प्रांत को पूरी तरह से क्या किया, स्वतंत्र कर दिया गया, स्वायत्त कर दिया गया। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था से वहां से एकल ही व्यवस्था रह गया। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। इसके साथ साथ जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और यहाँ पर जो है रिजर्व बैंक का तो स्थापना बोल ही दिए हैं। अब इसी तरह से ये पूरी तरह से इसमें बहुत ही शॉर्ट में आप किताब भी पढ़ सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट में इस चीज़ को हम बताया है। और मेन यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना है, भारत शासन अधिनियम 1947। ठीक है, जब बात होती है यहाँ पर, जब बेवेल यहाँ से चल जाता है, माउंटबेटन आता है 1947 में, तो क्या करता है, सबसे पहले बेवेल आता है तो क्या होता है कि 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को क्या होता है, घोषणा होता है। 3 जून 1947 को घोषणा कर देता है कि भारत को अब जो है स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 3 जून को ही घोषणा करता है। इस हिसाब से वो क्या करता है कि 4 जुलाई को ब्रिटिश के संसद में इस चीज़ को भेजता है। वहाँ पे जो सचिव बैठे हुए थे, और वहाँ पर जो सचिव बैठे 4 जुलाई को भेजता है। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और 18 जुलाई को स्वीकृत कर दिया जाता है। और वहाँ से चर्चिल जो है आदेश देता है कि 3 जून 1948 तक जितने भी इंग्लैंड ब्रिटेन वहाँ पर बैठे हुए हैं या है वहाँ पर इंग्लैंड वासी, वो भारत को खाली करके आ जाए। और इस हिसाब से भारत में जो है स्वतंत्रता की घोषणा की गई है। इसके तहत जो है 15 अगस्त 1947 को 2 अलग अलग राज्य, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो है बात कहा गया। और 14 अगस्त को 12 बजे रात में ही जो है पाकिस्तान का स्थापना हो गया। हम लोग दिन में करने के वाले थे, तो हम लोग जो 15 अगस्त 1947 को हम लोग पूरी तरह से आज़ाद हुए, उसी दिन से फिर से जो है हो गया। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक में को मैं यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा दिखेगा। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक रहने देते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है भारत का संविधान, छोटा ही आपको कुछ न कुछ यहाँ पर मिला होगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक भारत का संविधान सभा, ठीक है। भारत के संविधान सभा को जो है जुलाई 1946 में जो है पहली बार उसको जो है बात कहा गया। और इस संविधान सभा की सबसे पहली चर्चा जो है स्वराज पार्टी, जिसको चित्तरंजन दास साहब और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था 1923 में। 1924 में ही संविधान सभा बनाने की बात कही थी, ठीक है। और ये जो संविधान सभा बना, कैबिनेट मिशन के तहत जो है जुलाई 1946 में जो है इसकी स्थापना हुई, इसको बनाया गया, ठीक है। अब इस संविधान सभा में टोटल जो है 389 जो है सदस्य को रखे गए, 389 सदस्य को, जिसमें से 296 का जो है चुनाव किया गया। और इन 296 को ब्रिटिश प्रांत, देखिए उस समय में चुनाव हुआ था, वो हो गया था अवयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, ठीक है। जिसमें से 292 जो है ब्रिटिश प्रांत और अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। 292 ब्रिटिश प्रांत से लिया गया। 4 गो चीफ कमिश्नर, वहाँ प्रशासन का जो चीफ कमिश्नर था 4 गो वहाँ से लिया गया। और देसी रियासत को 13 गो जो है दिया गया। देसी रियासत को इसलिए दिया गया क्योंकि वो लोग हमेशा राजा रजवाड़ा की तरह रहा गया, कर सकते थे वो लोग, क्या कि इनको नहीं देख के डायरेक्ट मिला भी सकते थे। तो उनका 1 जनरेशन 2 जनरेशन ही रहेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद तो सब फिर भूल जाएंगे कि जैसे जमाना चलता रहेगा उस जमाने में, इसीलिए देसी रियासत को अलग से वहाँ पर दिया गया। तो ये जो 296 सीट था, 296 में से कांग्रेस जो है कितना 208 सीट जीतते हैं, मुस्लिम लीग 73 सीट जीते हैं, 15 को निर्दलीय जो है छक्का मार देते हैं, ठीक है। और इसमें जो कितने जाति थे, ठीक है, कितने धर्म थे, देखिए इसको 3 धर्म में बांटा गया था। ये जो आपका 1919 था, किधर चल गया, 1919 का भारत शासन अधिनियम था। इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार तो सिख को अलग कर दिया था, हिंदू को अलग कर दिया था, मतलब कि और भी अल्पसंख्यक को अलग कर दिया था, और भी बांट दिया गया था। लेकिन जब हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया, या आज़ाद होने के कगार पर था, तो हम लोग में मुस्लिम, सिख और समान जो है इस तरह से 3 वर्गों में बांटा गया। हमारे सभी भी जितनी भी कैटेगरी, जिसमें से मुस्लिम लीग को 79 मिला, 79 सीट अपना प्राप्त किए, ठीक है। और सिख को 4 और समान को 213। और ये जो जितने भी थे, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को रखते थे, ठीक है। और संविधान सभा में ST अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे, 33, और उसमें महिलाएं कितनी थी, 15।
ठीक है। यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। यहां तक तो आप बात समझ गए होंगे। अब उसके नीचे का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को हमको समझना है। देखिए संविधान सभा में क्या होता है, पहले तो बैठक होता है, फिर वाचन होता है। वाचन मतलब उस पर बोला जाना, ठीक है। तो अब जो मेन चीज है इसको हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर देखिए कैबिनेट मिशन के तहत तो है, ठीक है। उसके बाद प्रथम बैठक जो है संविधान सभा का, जो पहला प्रथम बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है दिल्ली में काउंसिल चैम्बर भवन, जिसको आज आप वर्तमान रूप में जिसको संसद भवन बोलते थे ना, वही जो है उस समय में जो है उनको काउंसिल चैम्बर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसी काउंसिल चैम्बर भवन में जो है प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में अपने बिहार के ही थे सच्चिदानंदन सिन्हा, उनको अस्थायी, क्योंकि शायद उस दिन जो है राजेंद्र बाबू वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, तो वहां पर क्या अस्थायी सदस्य के रूप में इनको जो है सदस्य अध्यक्ष के रूप में इनको बैठाया गया और उन दिन का कार्रवाई जो है यहाँ पर समाप्त किया गया। फिर बात आती है उनके ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को भी एक बार फिर से बैठक हो रहा था। तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी बैठक जो है नामित किया गया, घोषित किया गया। और ये संविधान के अंत तक अर्थात 26 जनवरी 1950 तक संविधान के सदस्य अध्यक्ष जो है बने रहे, ठीक। उसके बाद जो है संविधान का कार्यभार, संविधान लिखने की कार्य आगे बढ़ने लगी। और 13 दिसंबर 1946 का समय आता है। उस समय में जो है नेहरू साहब एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, जो आगे चलकर प्रस्तावना का नाम ले लिया गया। और उस प्रस्तावना को आज हम यहाँ पर देखने वाले भी हैं। तो यहाँ पर जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिस पर बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद 22 जनवरी 1947 को, 1946 को लाया था, 22 जनवरी 1946 को जो है उसको स्वीकृत कर दिया गया। किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? ये जो संविधान सभा था, संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया सभी सदस्यों के द्वारा। और विभिन्न प्रकार की समितियां बनी। समितियां कब बनी? जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। और किनके द्वारा लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। स्वीकार होने के बाद विभिन्न समितियां, संघ संचालन समिति बना, ठीक है, जिसको खुद पंडित नेहरू थे, संचालन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रांतीय थे वल्लभ भाई पटेल थे, मूल अधिकार का था तो इनको भी पटेल साहब थे, तदर्थ झंडा समिति थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ये समिति आपकी किताब में लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, आप याद रखिएगा। और हाँ, मूल अधिकार के 2 समितियां थी। 2 समितियां जरूर याद कीजिएगा, आपके किताब में, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूल अधिकार के उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक मामला का एच.सी. मुखर्जी। ये दोनों आपको जो है याद करना है। इस हिसाब से ये चीज समाप्त होता है। बात आती है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये जो संविधान था, संविधान ऐसा होगा, ये डिजाइनिंग होगा, ये बात यहाँ पे लिखा, ये बात यहाँ पे लिखा, ये किसके द्वारा लिखा गया? जिसको प्रारूप बोलते हैं, रूप, ठीक है। मटेरियल तो ठीक है, डिजाइनिंग फिजाइनिंग किसको द्वारा? ये संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, ठीक है, बी.एन. राव साहब के द्वारा ये संविधान का प्रारूप भी तैयार किया गया था। जो चीज 2 चीज याद रखिएगा, शायद इस किताब में उल्लेख नहीं है। संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो बी.एन. राव है। और इन्हीं के द्वारा जो है संविधान का प्रारूप भी दिया गया था। तो एक समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति का गठन करके हमारे अंबेडकर साहब के अध्यक्ष नियुक्ति किया गया प्रारूप समिति का। और ये प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, ये 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि सब कुछ ओके है, इसी रूप में आपका संविधान निकलेगा। 21 फरवरी 1948 से लेके शायद अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक इस पर जनता को पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। जनता सेटिस्फाइड है या नहीं। तो कुल 8 महीने इस पर वाचन करने के बाद जो है फिर से इसको स्वीकार किया जाता है प्रारूप समिति को, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर बंटवारा वाला बात 3 जून 1947 को बंटवारा की घोषणा किया गया। 4 जुलाई को जो है, कुछ नोट्स नीचे में है, 4 जुलाई को जो है इसी के बारे में, 4 जुलाई को जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश के संसद में दिया गया। और 18 जुलाई को घोषित किया गया। और 17 जून 1948 को पूरा इंग्लैंड वासी को यहाँ से भागने की बात कही गई। ठीक उसी प्रकार संविधान सभा पे जब बात चल रहा था, मतलब कि वाचन चल रहा था, इसमें 3 वाचन होते हैं। एक तो 1948 में, 1948-49 में, और तीसरा होता है 14 नवंबर सबसे अंतिम वाचन 1949 में। यहाँ पर देख लीजिए 4 से 9 10 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात
26 नवंबर 1949 को जो है जितने भी ये प्रारूप वगैरह जो भी चीज़ देख रहे थे, संविधान पूरी तरह से जब तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को इसको पारित कर दिया गया। जिस दिन पारित किया गया ठीक उसी दिन, जिस समय पारित किया उसी समय जो 15 अनुच्छेद ऐसा था जिसको लागू किया गया, आपके किताब में उल्लेख है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। 15 लागू किया, बाद में कि जो और बच रहे थे उसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया, लेकिन 15 उसी दिन लागू किया गया। संविधान सभा का और भी कुछ काम है, और काम क्या है कि 1949 में ये राष्ट्रमंडल में जो है खुद सम्मिलित हो गया 1949 में राष्ट्रमंडल में। उसके साथ साथ 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को जो है अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को जो है उन्हें भारत के राष्ट्रध्वज को जो है अपनाया गया। राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत, इस सब को कौन अपनाया है? कोई आदमी या कोई प्रधानमंत्री किसी के शासनकाल में नहीं है, ये खुद जो है संविधान सभा इसको अपनाए हैं, ठीक है। उसके बाद 1950 और 51 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ था संसद का जो प्रथम चुनाव हुआ था, तो उस समय उसके बाद तक जो है संविधान सभा अपने अस्तित्व में था, और अंतरिम संसद के नाम से ये अपना जो है भारत का अंतरिम संसद के नाम से है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बहुत सारे सेट में हमने देखा है कि भारत का अंतरिम संसद के रूप में किसने काम किया है, तो संविधान सभा वहाँ पे हम लोग मार के आएंगे। और 1952 ईस्वी में इसको पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया गया संविधान सभा को। और यहाँ पर एक चीज़ और है, हाँ, ये अंबेडकर साहब जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनका भी चुनाव हुआ था। तो जब जिस समय में हमारा देश विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है, चूंकि 1946 में ही चुनाव हुआ था, जुलाई 1946 में, तो उस समय में क्या है, उस समय में उनका चुनाव बंगाल से हो गया था, लेकिन जब विभाजन हो गया तो फिर से उनका चुनाव, अंबेडकर साहब का चुनाव जो है महाराष्ट्र से हुआ, बंगाल नहीं, यहाँ पर महाराष्ट्र से हुआ। उसके बाद यहाँ पर विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन भी किया गया, जहाँ पर 296 आदमी थे, सदस्य थे, ठीक। उसके बाद जो है 229 जो है सदस्य रह गए, ठीक है। और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया गया था। तो साथियों, ये आपका जो है 2 टॉपिक था, आगे प्रस्तावना है, ठीक है। इस चीज़ को भी हमको बहुत अच्छा से देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही वीवीआई है, तो इसमें केवल वीवीआई चीज़ है। आपके बिहार दौरा के एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा ही, आप मिला लीजिएगा, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलाइएगा। देखिए, प्रस्तावना को पंडित नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है लाए थे, जिसको जो है 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर दिया गया था। इसमें कुछ चीजें हैं जो लाइन हूबहू आपके एग्जाम में आती है। इसमें चर्चा किया गया है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। डायरेक्ट ये हूबहू सेट वगैरह एग्जाम में भी आते हैं। उसके बाद भारत के संविधान में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 3 तरह के समानता की बात कही गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, जो कि फ्रांस के क्रांति से संबंधित है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, 1789 की क्रांति से संबंधित है। तो 3 प्रकार के न्याय कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय भारत के प्रस्तावना में। 5 प्रकार के स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो है यहाँ पर आपको स्वतंत्रता मिलती है। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता मिलती है। इसके साथ साथ आपको जो है एकता और अखंडता भारत को बनाए रखने में आपका जो है सहयोग मांगती है, बंधुता बनाने में। और 26 नवंबर 1949 को जो है पंडित नेहरू के द्वारा ये बात कहा गया कि भारतीय संविधान को भारत के जनता के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जाता है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में जो ये समाजवादी शब्द यहाँ पे देख रहे हैं, ये समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से है, और ये पंथ निरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन से है। और ये जो अखंडता यहाँ पर देख रहे हैं, पहले एकता ही था, ये अखंडता भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये तीनों शब्दों को जो है जोड़ा गया था, ठीक है। अब ये जो प्रस्तावना है, इस पर अलग अलग झगड़ा चलने लगा। झगड़ा क्या चलने लगा कि बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि यदि आप प्रस्तावना को नहीं मानते तो मैं आपको न्यायालय में खींच के ले जाऊंगा। लेके गए भी। 1957 ईस्वी में मदन गोपाल नाम के एक आदमी को खींच के वहां पर ले गया था यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बोला गया था कि इन्होंने जो है भारत के प्रस्तावना को, तो उस समय में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बोल दिया था कि भारत के प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको चैलेंज नहीं दिया जा सकता, चाहे आदमी माने या नहीं। जैसे कि हमारा मौलिक कर्तव्य यहाँ, उसी तरह से इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है 1960 में। ये बेरुबारी हमारे शायद गुजरात के आसपास के क्षेत्र है, जिसको 1960 तक हमारे ही पास था। बेरुबारी इसको 1960 में पाकिस्तान को दे दिया गया है, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ, बेरुबारी वाले मामला में, ये इसमें भी क्या किया कि भारत का ये जो प्रस्तावना है ना, संविधान का अंग ही नहीं है। बेरुबारी मामला क्या बोला, संविधान का अंग ही नहीं है। फिर भारत का आन बान शान और भारत का शेर आता है
केशवानंद भारती, ये क्या मानते हैं कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना भारत का संविधान का ही एक अंग है, ठीक है, भारत के संविधान का ही एक अंग है, और संसद उसमें संशोधन भी कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन भारत का संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और भारत के 42वें संविधान संशोधन के अनुसार में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया, ठीक है। चौथा और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भारतीय संविधान के स्रोत कि ये जो स्रोत हमारा जो संविधान सभा के सदस्य थे कहाँ से भीख मांगकर जो है टॉपिक लाए थे या चाहे कंटेंट लाए थे, आप बोल सकते हैं। तो टोटल आपको 9-10 देशों से आपको देखने को मिल जाएगा। 9 और 10 देशों से हमने भीख मांगकर बहुत सारी चीज जमा करी, तब हमारा आज का संविधान आपको देखने को मिल रहा है। हमारा संविधान एक पूरी तरह से लचीला और पूरी तरह से कठोर, ठीक है, मतलब मिश्रित संविधान है। वो न तो बहुत कठोर है, न ही बहुत लचीला। आप जिधर मोड़ेंगे उधर टर्ट जाए। ये आपके क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बीपीएससी में पूछा भी गया था कि भारत का संविधान कैसा है, पूर्णतः लचीला या पूर्णतः कठोर। तो इसका दोनों हो जाएगा, पूर्णतः लचीला, पूर्णतः कठोर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यूएसए से हम क्या लेते हैं, मौलिक अधिकार लेते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति लेते हैं, जो आपकी किताब में भी है और बहुत सा आप अंडरलाइन भी करते हैं, उसी चीज को यहाँ पर लिखे हैं। मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे के सारे। लेकिन आपात जो आपको 3 प्रकार के आपात मिलते हैं, जो जिसकी स्थापना 360 में बात कही गई। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया, ठीक है, वित्तीय आपात। और संसद और एकल निर्माण प्रक्रिया भी, एकल निर्माण ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ से देखिए एक चीज, और यहाँ तो एक विधि निर्माण प्रक्रिया, और जापान में होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब भी स्थापित आ जाएगा तो आप जापान लगाइएगा, लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया आएगा तो आपको क्या लगाना है, ब्रिटेन लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या सब लिया गया, प्रस्तावना का भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। समवर्ती सूची का जो है बात लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, देखिए अब संसदीय विशेषाधिकार जैसे ही आपको स्टेट प्रैक्टिस में मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन लगा के आ जाते हैं और आराम से गलती भी हो जाता है। संसदीय विशेषाधिकार याद रखिए कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल जो आप देखते हैं 352, 356, वो कहाँ पर है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन वगैरह जो देखते हैं वो जर्मनी से लिया गया है, और आप जर्मनी से लिया गया। इसके साथ साथ आपातकाल में मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है वो भी जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। और ये जो कनाडा है, कनाडा से देखिए यहाँ पे तो ब्रिटेन में तो हम देखें संसदात्मक, संसद के बारे में कि किस तरह से संसद काम करते हैं, लेकिन कनाडा में हम देखते हैं संघात्मक, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, आज वर्तमान में जो हमारे प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कहाँ से लिया गया है, नियुक्ति का प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। उसके बाद संघ और राज्य में जो शक्ति का बंटवारा होता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया वाले में हम क्या देखे, संघ और राज्य में क्या देखे थे कि संबंध देखे कि क्या संबंध है, समवर्ती सूची के बारे में देखे थे ऑस्ट्रेलिया में। और कनाडा में हमने क्या देख रहा था कि संघ और राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन होता है, शक्ति का बंटवारा होता है, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आपको कनाडा के संविधान से, ठीक है। यहाँ पर है साउथ अफ्रीका में एक चीज यहाँ पर छूट गया है, आयरलैंड का संविधान से जो है राज्यसभा में जो है मनोनयन हम देखे थे, 12 आदमी को जो हमारे राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं अपने मन से, ठीक है, हाँ मनोनीत करते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा में जो निर्वाचन देखते हैं, जिस भी प्रक्रिया से आप निर्वाचन होता है, निर्वाचन कहाँ से लिया, बिहार दरोगा का मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसके साथ संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368, वो भी कहाँ से लिया गया, तो यहीं से लिया गया। उसके बाद रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया, जो सरदार स्वर्ण सिंह के समिति पर 1978 ईस्वी में जो है 46वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया था। जापान से क्या लिया गया था, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था। तो ये सारी बातें जो है संविधान के स्रोत है, जो हमने भीख मांग कर अलग अलग देशों से यहाँ पर लाया था। अब देखिए भारत का संविधान इतना बड़ा है कि इसको विभिन्न भागों में बांटा गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अनुसूची भी है। अब देखिए यहाँ पर कुल 12 अनुसूची है भारत के संविधान में, 22 भाग, 395 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 12 यहाँ पर जो है अनुसूचियां यहाँ पर जो है, ठीक है। तो कुल 12 अनुसूचियां है। पहला अनुसूची है संघ और राज्य के बारे में, जो बताती है कि कौन सा संघ राज्य कैसे होगा, ठीक है। दूसरा के बारे में पेंशन और वेतन, जो उच्च अधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह हो गए, और भी निर्वाचन आयोग के सदस्य हो, उनके वेतन और पेंशन के बारे में कहती है। तीसरा हो गया कि उनमें वो लोग जो शपथ लेंगे, शपथ के बारे में बोलते हैं। चौथा हो गया राज्यसभा में जो है अलग अलग आदमी का जो है
राज्यसभा में क्या, राज्यसभा में जो है अलग अलग जातियों का जो है अपना प्रतिनिधित्व भेजना राज्यसभा में हो, ये चौथा से हो गया। और पांचवा अनुसूची क्या बोलता है, एससी और एसटी के एससी और एसटी का जो प्रशासन और नियंत्रण क्षेत्र है पांचवा में। छठा में क्या बोलता है, छठा में स्वायत्त शासन समझते हैं, स्वायत्त शासन नहीं समझते हैं। जब यदि आपने एग्जाम दिया होगा 2446 का मेंस का, तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मतलब कौन सा अनुसूची स्वायत्त शासित जिला स्थापित करने की घोषणा करती। तो ये जो अनुसूची छठा देख रहे हैं ना, स्वायत्त शासन या स्वायत्त शासित जिला, यही से लिया गया था, यही से छठी अनुसूची से। ये होता क्या स्वायत्त शासित जिला, सबसे पहले समझिए। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जो अधिकार, जैसे असम है, जैसे हम बिहार में हैं, तो बिहार में क्या है, बिहार सरकार यहाँ पे लोकल जो स्थानीय सरकार है या पंचायती राज वगैरह है या चाहे नगर पालिका है, यहाँ के सरकार करती है ना, यहाँ के फंडिंग किसके कौन देता है इसके लिए फंडिंग, यहाँ से राज्य सरकार देता है या केंद्र सरकार भी देता है परसेंटेज में। लेकिन ये जो स्वायत्त शासित जिला, ये डायरेक्ट जो है भारत के गृह मंत्री के अंतर्गत आता है और डायरेक्ट ये स्वायत्त शासित जिला पर जो है, जैसे कि भारत में कुल 4 राज्य ऐसे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य में स्वायत्त शासन चलता है। ठीक है, इसके साथ साथ हाल फिलहाल मैं अभी भूल रहा हूँ, एक ऐसा जिला भी है, शायद जम्मू कश्मीर में है या जहाँ भी हो या लद्दाख में हो, एक जिला में भी जो है ये चीज व्यवस्था की गई स्वायत्त शासन जिला का। ठीक है, उस प्रकार से 7वां अनुसूची जो बोलता है, 7वां अनुसूची जो है इसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होना चाहिए, उस संबंध को जो है ये निरूपित करता है। जिसमें 4 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, संघ सूची में कुल 100 विषय यहाँ पर है, राज्य सूची में कुल 61 विषय है। ठीक है, और यहाँ पर समवर्ती सूची में टोटल जो है 52 विषय है। शायद आप लोग भी थक गए होंगे, हम भी थक गए हैं। और ये जो भाषा है, भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषा का बात कहा गया है। इसमें देखिए, मूल संविधान में कुल 14 भाषा ही था। ठीक है, लेकिन समय बदलते गया, आदमी बोलने वालों की संख्या बढ़ते गया, तो फिर भाषा भी बढ़ते गया। 1967 में क्या होता है कि 22वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ दिया जाता है 1967 में। ठीक है, 1992 में क्या होता है कि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 और भाषा को जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी और यहाँ पर नेपाली। ठीक है, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है बोडो को, डोगरी को, मैथिली को और संथाली को 4 भाषा और जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार से भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 8 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, हालांकि साहित्यिक पुरस्कार वगैरह तो 25 भाषाओं को दिया जाता है, जिसमें राजस्थानी और इंग्लिश भाषा भी है, तो 22, 2, 24 और एक कोई भाषा और होगा जो वहां से है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची जो है उसमें भूमि और संपत्ति के अधिकरण के बारे में बात कहा गया है। भूमि 9वीं अनुसूची जो है ना, प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया था इसमें जो है भूमि और संपत्ति का अधिकरण के बारे में बात किया गया था। और 11वीं अनुसूची में आज जो पंचायती राज का सभी जगह पर चुनाव हो रहा है, उसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिका का और 73वें के द्वारा इसको। देखिए, 7वां आपका जो है संघ और राज्य के बेर में हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े अनुच्छेद याद कर लेते हैं, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 373 हाँ वगैरह वगैरह याद कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे अनुच्छेद में भूल जाते हैं। क्वेश्चन आता है, देखिए आज आपका क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 1, 2 और 3, ये तीनों का तीनों आज हम क्लियर करने वाले। पहला अनुच्छेद क्या बोलता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत जो एक संघ है, लेकिन किसका, हंडी पतली डिब्बा किसका नहीं, किसका, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, राज्य का संघ है, दूसरे चीज का नहीं। दूसरा क्या बोलता है कि नए राज्य की स्थापना, भारत में यदि कहीं पर भी नए राज्य की स्थापना है तो नए राज्य की स्थापना करने के लिए आर्टिकल 2। और तीसरा अनुच्छेद क्या बोलता है कि यदि कहीं से काट छांट करना है, किसी का नाम परिवर्तन करना है, इसमें से काट के हटाना है या किसी को किसी में जोड़ना है, नया राज्य स्थापित नहीं करना है। तीसरा अनुच्छेद ये बोलता है कि नया राज्य स्थापित नहीं करना है, कट पेस्ट करना है। तो तीसरा अनुच्छेद कट पेस्ट करके नया राज्य बनाना है, तो दूसरा अनुच्छेद। ठीक है, पहला अनुच्छेद क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद क्या होगा, नए राज्य की स्थापना। और तीसरा कट पेस्ट। भारतीय संविधान में कुल 20 भाग भी हैं। ठीक है, 20 भाग है, उस 22 भाग है, उस 22 भाग को भी हम देखते हैं। पहला भाग जो है ना, भारत और इसके संघ राज्य के क्षेत्र में बोलता है। दूसरा भाग अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता के बारे में बोला जाता है कि ठीक है, कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार के बारे में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में किया गया है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क जो है 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्य किया गया। और संघ और राज्य क्षेत्र के संघ के बारे में जितना भी संघ है
भारत सरकार जो है या संसद जो चलती है अनुच्छेद 52 से 151 में, और 5वां भाग में ये स्थित है। 6ठा भाग में जो है राज्य कैसे चलती है, जो भी राज्य वगैरह है कैसे चलती है, ये जो है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में, ये याद रखिएगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, जैसे ये तो संघ को हम देख लिए, राज्य को देख लिया, और ये जो भाग 8वां इसको हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। कई बार यदि एग्जाम में पूछ देगा तो हम लोग से होगा नहीं। तो 8वां जो भाग है, 8वां भाग क्या बोलता है कि अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में भारत में जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, उसके शासन प्रशासन के बारे में जो है बात किया गया। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज के बारे में बोला गया है। 9 के क में जो है नगर पालिका के बारे में, और 9 के ख में जो है सहकारी समितियां के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10 में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, SC और ST का जो शासन प्रशासन का क्षेत्र होता है उसके बारे में। अनुच्छेद 11 में संघ और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होता है उसके बारे में। अनुच्छेद 13 में आप बिहार में मधुबनी के वासी हैं, आप सोचते हैं कि बनारस में जाके बिजनेस करें, तो ऐसे कैसे जाके कर सकते हैं। या चाहे बिहार के हैं, सोच रहे हैं कि यूपी का फंड भर के दरोगा बन जाए, ऐसे कैसे होता है। तो ये जो व्यापार वगैरह समागम है, समागम जो सब सुनते हैं, आपके भाग 13 में आता है कि कोई भी भारत का नागरिक भारत के किसी भी अधिकार क्षेत्र में जाके अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। ये कहाँ से, भाग 13 में। और अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में यदि कोई रुकावट होता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में जो राजभाषा। अच्छा एक बात बताइए, भारत का राष्ट्रभाषा क्या है। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारत का राजभाषा हिंदी है, ठीक है। यहाँ देखिए आपात स्थिति 5260, ठीक है। भारत का संविधान जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और अनुच्छेद 368 में। और 360 का जो वित्तीय आपात है, कहाँ से लिया गया वित्तीय आपात, ये आपको अमेरिका से लिया गया। तो साथियों ये आपका क्वेश्चन था, आज को मैंने करने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। यदि कहीं से भी कोई चीज़ मिस हो जाता है तो थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, और फिर से हम मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो बताइएगा कैसा लग रहा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, रिस्पॉन्स नहीं, इसको छोड़ दिया जाएगा।